हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। सो लेट्स बिगिन। थिंक ऑफ अ बार मैग्नेट। सो बार मैग्नेट में एक साउथ पोल रहेगा और एक नॉर्थ पोल रहेगा। इन पोल्स का जो स्ट्रेंथ रहेगा इसे कहेंगे पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ वी कॉल इट प्लस एम एंड साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ वी कॉल इट माइनस एम। सो पोल स्ट्रेंथ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट एम। और इसका जो यूनिट रहेगा, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर इनटू मीटर। ये यूनिट तुम्हें मेमोराइज करके रखना है। बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज कम आउट फ्रॉम अ नॉर्थ पोल एंड दे टर्मिनेट ऑन अ साउथ पोल। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से बाहर आते हैं एंड दिस इज हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक अराउंड अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से रहेंगे। दे विल बी इन द बॉटम रीजन ऑल्सो लाइक दिस। इसे थोड़ा शिफ्ट कर लेंगे नीचे की तरफ। So yeah, the magnetic lines of force, they are going to look like this. Like I said, they will start from a north pole. They will start from the north pole and they will go inside the south pole. Inside the bar magnet, you can say the magnetic field will be going from south pole to the north pole. तो ये थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा विच इज क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट। जो पोल स्ट्रेंथ रहता है, पोल स्ट्रेंथ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट। सो मान लो एक मैग्नेट ले लिया हमने एंड दैट मैग्नेट इज लुकिंग लाइक दिस। इस मैग्नेट को अगर यहां से कट करेंगे, इफ वी कट द मैग्नेट इन टू हाफ्स लाइक दिस, तो इसका और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है वो उतना ही रहेगा जो ओरिजिनल मैग्नेट का था, बिकॉज दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उतना ही है। बट अगर इसी मैग्नेट को हम दो इक्वल पार्ट्स में काटे इन दिस मैनर, इफ वी स्लाइस इट राइट एट द सेंटर, तो इस मैग्नेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब जो नए दो पार्ट्स मिलेंगे, और ईच पार्ट विल हैव अ क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ ऑफ द ओरिजिनल पार्ट। तो इस केस में जो पोल स्ट्रेंथ रहेगा वो हाफ हो जाएगा। सो पोल स्ट्रेंथ लाइक आई सेड, इसका यूनिट रहेगा एम्पियर इनटू मीटर एंड पोल स्ट्रेंथ का प्रोपोर्शनलिटी रहेगा विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट को काटा कैसे रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ वेरी करेगा या नहीं। मैग्नेट के अंदर ये जो वेक्टर गया, ओके, इट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बट देयर इज वन मोर टर्म कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसे रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल एम और ये वेक्टर क्वांटिटी रहेगा। इट इन अ वे गिव्स यू द डायरेक्शन ओनली ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मान लो अगर मैग्नेट काफी स्ट्रांग है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा रहेगा एंड मैग्नेट अगर वीक है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट छोटा रहेगा। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर which is directed from south pole to north pole. So magnetic dipole moment is directed from south pole to north pole. It is a vector that goes like this and this is the direction of m bar. Magnetic dipole moment m bar का जो फॉर्मूला रहेगा, magnitude of m bar, let's call it capital M only. This is given by small m into 2l. अब small m मतलब pole strength and 2l is the length of the magnet. सो ये अगर सेंटर रहेगा, दिस सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज व्हाट वी कॉल ओ, समझ लो ओरिजिन, एंड 2l इज द डिस्टेंस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। वी डोंट राइट द लेंथ एज एल। हम कहते हैं कि ओरिजिन से लेके नॉर्थ पोल का जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट स्मॉल एल, एंड साउथ पोल टू ओरिजिन इसको भी स्मॉल एल बोलेंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ द मैग्नेट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट एज एल, we call the length over here as 2l. So 2l becomes length of the magnet, basically distance between the north pole and south pole. And ये m into 2l अगर कर लोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो भी वैल्यू रहेगा वो मिल जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो गेट द यूनिट ऑफ m। स्मॉल m का यूनिट था एम्पियर मीटर एंड 2l मतलब लेंथ रहेगा तो इसका यूनिट मीटर आएगा। सो यूनिट ऑफ कैपिटल M becomes एम्पियर मीटर into meter, that is ampere meter square. So unit of magnetic dipole moment is ampere meter square. Like I said, magnetic dipole moment is directed from south pole to north pole. अब यहाँ पे मैंने जो 2l लिखा, that 2l is the magnetic length. So 2l over here is the magnetic length. मैग्नेट्स के बारे में ऐसा बोलते हैं कि जो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, they are not exactly at the end of the magnet, they are slightly inside the magnet.
तो जो ज्योमेट्रिक लेंथ रहेगा, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज गोइंग टू बी स्लाइटली बिगर, एंड मैग्नेटिक लेंथ मतलब एक्चुअल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो. सो 2l इज द मैग्नेटिक लेंथ, एंड द रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक एंड मैग्नेटिक लेंथ इज geometric length of any magnet is going to be 6 by 5 times the magnetic length. ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में ज्यादा पूछते नहीं है, बट बुक में देके रखा है तो मैंने भी मेंशन कर लिया. सो कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला आल्सो. एंड अदरवाइज ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का थोड़ा डिस्कशन था, इसे भी तुम्हें ध्यान में रखना है. नाउ लेट अस से वी टेक अ मैग्नेट. मैग्नेट मतलब सिंपली वी हैव टेकन अ बार मैग्नेट. ये तुम्हारा नॉर्थ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस एम, और ये तुम्हारा साउथ पोल, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस एम. लेट अस से दिस मैग्नेट वी आर कीपिंग इट इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी. सो दिस इज एन एक्सटर्नल फील्ड और इसका मैग्नेटिक इंडक्शन बी है. दिस इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो रहेगा इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. सो इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में गया. सो दिस इज एम बार, एंड इफ यू सी एम बार इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्सटर्नल फील्ड. एक्सटर्नल फील्ड को भी बी बार कहेंगे. सो इन दोनों के बीच का जो एंगल आया दैट इज थीटा. अब यहाँ पर जो नॉर्थ पोल रहेगा इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स. जैसे इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में पढ़ा था कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज q इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी q इनटू e. वैसे अगर एक नॉर्थ पोल तुमने रखा जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, तो अ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ m in an external magnetic field B is going to experience a force given by m into b, और वेक्टर्स में लिखोगे तो f bar will be equal to m into b bar. तो नॉर्थ पोल के लिए हमने प्लस m लिया था, तो f bar will be प्लस m into b bar. मतलब f bar and b bar का जो डायरेक्शन आएगा वो सेम आएगा. तो नॉर्थ पोल पर एक फोर्स आएगा which will be on the right hand side. So this f on the north pole is going to be m into b. इस साउथ पोल के ऊपर जो फोर्स आएगा we will write that force as f bar is equals to pole strength is minus m into external field b bar था. अब b bar का डायरेक्शन जो था वो राइट हैंड साइड में था, तो f bar का जो डायरेक्शन है इट विल बी ऑपोजिट टू b bar बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, एंड साउथ पोल पे जो फोर्स आएगा वो इधर लेफ्ट में आ जाएगा. दैट फोर्स इज गोइंग टू बी माइनस mb. एक तो माइनस सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स ऑपोजिट था, बट फोर्स को अगर मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो ये जो फोर्स है दिस फोर्स इज इक्वल टू mb ओनली, बट इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन. तो अगर ये बार मैग्नेट था, इन दो फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में इस बार मैग्नेट के ऊपर एक टॉर्क आएगा. देखो ऐसा है कि ये फोर्स और ये फोर्स न्यूमेरिकली इक्वल है बिकॉज द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बार मैग्नेट का कोई नेट लीनियर मूवमेंट नहीं आएगा. देयर इज डेफिनेटली नो लीनियर मूवमेंट, बट द टू फोर्सेस यू सी आर बीइंग अप्लाइड एट ऑपोजिट पॉइंट्स. अगर दो इक्वल फोर्सेस बॉडी के ऊपर ऑपोजिट एंड्स पे या ऑपोजिट या कोई डिफरेंट पॉइंट्स पे अप्लाई करोगे तो ये दोनों फोर्सेस एक कपल फॉर्म करेंगे और कपल का एक टॉर्क आएगा और टॉर्क के इन्फ्लुएंस में ये मैग्नेट टर्न करेगा. तो मान लो ये मैग्नेट था, एक फोर्स यहाँ पे लगाया, एक फोर्स यहाँ पे लगाया, तो इन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में मैग्नेट का टर्निंग इस तरीके से होगा, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो टॉर्क कितना आएगा ये हमें देखना है. टॉर्क ऑफ ए कपल, ये टाउ जो है इट इज टॉर्क ऑफ द कपल दैट यू हैव फॉर्म्ड ओवर हियर. वंस अगेन कपल मतलब these are two equal forces acting in opposite directions at different points on the same body. So are these two equal forces? Yes they are, because ये भी mb था, ये भी mb था. Are they acting on the same body? Yes they are acting on the same bar magnet. Are they acting at different points? Yes they are acting at different points. So they form a couple, and couple का जो torque रहेगा, इस torque का formula था magnitude of any one force multiplied by perpendicular distance between them. तो जो टॉर्क हमें मिलेगा that will be magnitude of any one of the force. दोनों फोर्सेस m into b थे, तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लोगे तो ये m into b बन जाएगा. टाउ बार नहीं है, टाउ लिखा है. वी आर राइटिंग ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क वी विल गेट. मल्टीप्लाई करेंगे विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये एक फोर्स और ये दूसरा फोर्स, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट इज दिस डिस्टेंस. एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी रब आउट कर लेंगे. सो यस, एक फोर्स हमारा यहां पर था, एक फोर्स हमारा यहां पर था. द परपेंडिकुलर डिस्टेंस वी आर लुकिंग एट इज दिस डिस्टेंस.
दिस वर्टिकल लेंथ, ये वर्टिकल लेंथ को मान लो हम d कह देंगे। साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जो लेंथ था दैट वाज लेंथ ऑफ द मैग्नेट विच इज 12। m बार यहाँ पे जा रहा था, इफ दिस वाज m बार एंड राइटवर्ड डायरेक्शन b बार था, तो इनके बीच का ये जो एंगल हमने लिया था दैट वाज थीटा। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है, इट मीन्स दैट दिस एंगल ओवर हियर, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा ओनली। अब साइन थीटा लोगे देन दैट विल बी d अपॉन 12, सो d अपॉन 12 बिकम्स इक्वल टू साइन थीटा, एंड यहां से d मिल जाएगा 12 इंटू साइन थीटा। और ये d ही था तुम्हारे दोनों फोर्सेस, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस d ही था, विच वी हैव जस्ट गॉट एज 12 साइन थीटा। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस डाल देंगे 12 इंटू साइन थीटा। once again let's erase off all these extra things. एंड ये हमारा मैग्नेट था। यस, लेट्स कंटिन्यू विद दिस। यहां पर स्मॉल m इंटू 2l, ये फॉर्मूला हो चुका है कैपिटल M का। स्मॉल m इंटू 2l इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो टाउ ये हो जाएगा m इंटू 2l मतलब कैपिटल M, सो दिस बिकम्स m, b पहले से था सो b एन इंटू साइन थीटा। अब अगर टाउ का जो मैग्नीट्यूड है इट इज एम बी साइन थीटा, इफ यू रिमेंबर a बार क्रॉस b बार है, इसका मैग्नीट्यूड वाज ए बी साइन थीटा। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ टाउ इज एम बी साइन थीटा, देन टाउ बार दिस विल इधर बी m बार क्रॉस b बार और इट विल बी b बार क्रॉस m बार। अब इन दोनों में से सही कौन सा होगा ये भी तुम्हें यहाँ डायग्राम से ही मालूम पड़ जाएगा। इसका फोर्स राइट में आया था, इसका फोर्स लेफ्ट में आया था। इन दोनों फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में मैग्नेट का टर्निंग होने वाला था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर m बार तुम यहां पर ले लोगे, इफ दिस वाज m बार और ये तुम्हारा b बार का डायरेक्शन यहां पर था और इनके बीच का एंगल थीटा था, टेक योर राइट हैंड, कीप देम ऑन m बार। अगर राइट हैंड को m बार के ऊपर रखोगे और राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करके मतलब टर्न करके b बार की तरफ क्लोज करोगे, तो तुम्हारा थंब स्क्रीन के अंदर की तरफ जाएगा। सो m बार क्रॉस b बार करोगे तो तुम्हारा क्लॉकवाइज टर्निंग आएगा और थंब गया स्क्रीन के अंदर। तो m बार क्रॉस b बार से तुम्हें क्लॉकवाइज टर्निंग मिला एंड मैग्नेट का टर्निंग भी क्लॉकवाइज ही था। सो m बार क्रॉस b बार इज द राइट एक्सप्रेशन। वेरएज अगर b बार क्रॉस m बार करोगे, मतलब राइट हैंड के फिंगर्स को आप b बार पे रखो एंड क्लोज देम टुवर्ड्स m बार, तो जैसे ही b बार पे राइट हैंड के फिंगर्स रख के m बार की तरफ क्लोज करोगे तो टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज आएगा, विच इज इनकरेक्ट बिकॉज ये बार मैग्नेट क्लॉकवाइज टर्न कर रहा था। और जो थंब हमारा निकलेगा, b बार क्रॉस m बार करोगे तो थंब तुम्हारा स्क्रीन के बाहर आएगा, तो वो स्क्रीन के बाहर का डायरेक्शन गलत हो जाएगा बिकॉज इट इज गिविंग एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग एंड टर्निंग एक्चुअली क्लॉकवाइज था। सो b बार क्रॉस m बार गलत हो जाएगा एंड वेक्टर फॉर्मेट में टाउ का जो फॉर्मूला आएगा इट विल बी m बार क्रॉस b बार। So this is the formula for torque experienced by a bar magnet in an external field. अगर ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, मतलब बार मैग्नेट अगर ये वाला टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो इस फॉर्मूला को यूज करके वी कैन फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो यू टेक दैट वेरी मैग्नेट, ये तुम्हारा सेंटर था ओरिजिन, ये तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ प्लस m, पोल स्ट्रेंथ माइनस m, एंड इट इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन b बार। सो ये तुम्हारा राइट में जो जा रहा है दैट इज b बार का डायरेक्शन एंड इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ द डायरेक्शन ऑफ b बार। देखो इस सेटअप में हमने देखा कि इस मैग्नेट के ऊपर एक क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, मतलब ये मैग्नेट क्लॉकवाइज टर्न करके अपने m बार को अलाइन करने का ट्राई करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ b बार। सो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए, फॉर अटेनिंग इक्विलिब्रियम और यू कैन इवन से एट इक्विलिब्रियम, m बार एंड b बार विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर m बार एंड b बार पैरेलल हो जाएंगे तो तुम्हारा जो टॉर्क आएगा इट वाज mb sin थीटा। इफ m बार एंड b बार आर पैरेलल, थीटा 0 आएगा तो टॉर्क भी 0 आ जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम टॉर्क विल बी 0 एंड m बार विल बी पैरेलल टू b बार।
अब मान लो मैंने एम बार को, मुझे अगर एम बार को थोड़ा डिस्प्लेस करना है, तो एम बार को अगर इक्विलिब्रियम पे एम बार और बी बार ऐसे पैरेलल रहेंगे, दैट इज बार मैग्नेट ऐसा रहेगा, तो मुझे बार मैग्नेट को टिल्ट करके एम बार और बी बार के बीच में कोई तो एंगल बनाना है, मतलब मुझे बार मैग्नेट को पुश करना पड़ेगा। अगर बार मैग्नेट को मैंने पुश किया तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, and I will have to do work against the torque which is acting on the bar magnet when the angle was theta between m bar and b bar. So the work I have to do is against the torque experienced by the magnet. Work done का actual formula था इंटीग्रेशन f dx, बट क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, f का जो एनालॉगस टर्म आएगा वो टॉर्क आएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट का एनालॉगस टर्म इज d थीटा. So integration tau d theta will give me the work that I have to do for deflecting the magnet. So tau the torque that this bar magnet experiences, अगर ये वाला पोजीशन कंसिडर करोगे जब m बार और b बार के बीच का एंगल थीटा था, तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा बार मैग्नेट, दैट टॉर्क विल बी गिवन बाय mb sin थीटा. ये फॉर्मूला ही हमने थोड़ी देर पहले यहां पर पढ़ा. सो या द टॉर्क इज mb sin थीटा. बट ये जो टॉर्क है वो तो बार मैग्नेट ने एक्सपीरियंस किया. अगर मुझे डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देना था, तो मुझे इससे बस थोड़ा सा ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा. सो लेट अस से माय अप्लाइड टॉर्क इज जस्ट स्लाइटली ग्रेटर देन दिस mb sin थीटा. बट अगर मेरा टॉर्क mb sin थीटा से बस स्लाइटली ही बड़ा है, तो मेरे अप्लाइड टॉर्क का वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली mb sin थीटा ही रहेगा. सो दिस टाउ is my applied torque which is approximately equal to mb sin theta only, just slightly greater than mb sin theta. So उसके इन्फ्लुएंस में एक d थीटा का डिस्प्लेसमेंट तुम्हें इस ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा. सो दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज d थीटा. और इंटीग्रेट करेंगे, मैंने कहा इनिशियली तुम्हारा बार मैग्नेट पैरेलल था b बार के साथ, बट लेट अस से इनिशियली हमारा बार मैग्नेट b बार को पैरेलल नहीं था. लेट अस से द इनिशियल एंगल बिटवीन m bar and b bar was theta naught, and you are deviating it up to a point where the angle between m bar and b bar becomes equal to theta. तो ये जो हमारा वेरिएबल थीटा था, इट वेरीज फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा. mb इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा. सो mb साइन थीटा का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा. अगर माइनस एलिमिनेट कर दोगे तो लिमिट फ्लिप कर पाएंगे. सो वर्क डन विल बी mb, और नेगेटिव एलिमिनेट कर दिया तो ये हो जाएगा कॉस थीटा फ्रॉम लिमिट फ्लिप कर दो, सो थीटा टू थीटा नॉट. And when you put theta naught, पहला टर्म cos theta naught, सेकेंड टर्म cos theta, so वर्क डन हो जाएगा mb into cos theta minus cos theta naught minus cos theta. So ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया फॉर वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट फ्रॉम इनिशियल पोजिशन theta naught to final position theta. So theta naught over here is the initial position और इनिशियल एंगल बिटवीन m बार एंड b बार, एंड जो थीटा है इट्स द फाइनल एंगल बिटवीन m बार एंड b बार. एंड या लाइक आई सेड, वर्क डन यू कैन ऑल्सो कॉल इट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बार मैग्नेट. तो ये थोड़ा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉर्क का कॉन्सेप्ट हो गया इफ यू आर कीपिंग अ बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. इसी कॉन्सेप्ट को एक बार थोड़ा और आगे देखने का ट्राई करो. देखो मैंने कहा था यहाँ पर जो टॉर्क आएगा बार मैग्नेट के ऊपर वो एक क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, और ये क्लॉकवाइज टॉर्क एम बार को बी बार के पैरेलल लेकर आने का ट्राई करेगा. तो इस टॉर्क के इन्फ्लुएंस में ये मैग्नेट टर्न होके इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. बट व्हेन इट कम्स इन दिस पोजिशन, अपने इनर्शिया की वजह से मैग्नेट यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, एंड द बार मैग्नेट विल टर्न ऑन द अदर साइड. So because of inertia it cannot stop. The bar magnet turns on the other side. अब तुम्हारा m बार इस तरफ आ गया एंड तुम्हारा b बार अभी भी राइट में ही है, तो वापस इसके ऊपर एक टॉर्क आएगा, बट इस बार एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क m बार को वापस b बार के पैरेलल लेकर आने का ट्राई करेगा. सो वंस अगेन ये बार मैग्नेट जो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गया, इट विल कम बैक ओवर हियर ड्यू टू अ टॉर्क, बट वापस इस पोजिशन में आके ऑल्दो टॉर्क जीरो है, बट बार मैग्नेट का अपना इनर्शिया रहेगा जिसकी वजह से वो रुक नहीं पाएगा. इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द अदर डायरेक्शन, सो इट विल मूव अगेन इन दिस डायरेक्शन. वापस एक क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा जो बार मैग्नेट को इधर लेकर आएगा. सो बेसिकली द बार मैग्नेट इज सेट इनटू ऑसिलेशंस, और इन ऑसिलेशंस का एक टाइम पीरियड होगा. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, ये जो ऑसिलेशंस बने दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई रूट ओवर
m by k। m के बारे में ऑसिलेशंस के चैप्टर में मैंने कहा था m मतलब इनर्शिया फैक्टर। इवन इफ यू डोंट रिमेंबर डू नॉट वरी, आई एम जस्ट सेइंग इट अगेन। k मतलब फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब जो ऑसिलेशंस में स्टार्टिंग इक्वेशन लिखा था F इक्वल टू के एक्स, इसमें x का जो कोएफिशिएंट आएगा दैट वाज द फोर्स कांस्टेंट। तो यहां पर बार मैग्नेट के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई रूट ओवर, देखो m मतलब इनर्शिया फैक्टर, एंड रोटेशनल मोशन में मास के एनालॉगस जो टर्म था दैट वाज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास के बदले वी विल राइट i, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। k मतलब फोर्स कांस्टेंट जो F इक्वल टू के एक्स में से आएगा, बट यहां पर F का एनालॉगस टर्म टॉर्क था और x का एनालॉगस टर्म थीटा था। टाउ का फॉर्मूला हमें मिला था mv इंटू साइन थीटा। लेटस से जो थीटा था मतलब जिस एंगल से तुम्हारा बार मैग्नेट डिविएट हो रहा था, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल, then sin theta is approximately equal to theta। तो यहां पर sin theta को अगर approximately theta डाल देंगे तो we have tau equals to m b into theta। so f equal to kx, f का एनालॉगस टर्म टाउ, x का एनालॉगस टर्म थीटा इन रोटेशनल मोशन। तो k का जो एनालॉगस टर्म आ गया वो mb आ गया, तो I के नीचे जो टर्म आएगा दैट विल बी mb, एंड दिस बिकम्स द फाइनल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बार मैग्नेट, एंड बाकी के दोनों टर्म्स ऑलरेडी डिफाइंड थे। कैपिटल M मतलब बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया था, मैग्नेटिक मोमेंट ऑब्टेन्ड बाय स्मॉल m इंटू 12, एंड m का वैल्यू नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया ही रहेगा। एंड B जो था दैट वाज मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। So this is the formula for time period of a bar magnet oscillating in an external field। काफी बार ऐसा भी सेटअप देते हैं कि ये एक बार मैग्नेट है विद साउथ पोल हियर एंड नॉर्थ पोल हियर, एंड इसके ऊपर ही तुमने एक और बार मैग्नेट रख दिया। सो दिस इज द साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसके ऊपर तुमने एक आइडेंटिकल बार मैग्नेट रख दिया। ओके, इवन इफ इट इज नॉट आइडेंटिकल, लेट अस से इट इज नॉन आइडेंटिकल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2। नोटिस करोगे तो इन दोनों का साउथ पोल और नॉर्थ पोल यहां पर है, तो पहले वाले बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ जाएगा, कॉल इट m1, दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, कॉल इट m2। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी m1 प्लस m2, एंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा टोटल, द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी I1 प्लस I2। तो इन प्लेस ऑफ I you will use the term I1 plus I2, and in place of M you will use the term M1 plus M2, अगर इस तरीके का सेटअप दिया तो। लेकिन इसी सेटअप में अगर तुम एक मैग्नेट को रिवर्स कर दो, मतलब मान लो ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, एंड फॉर द अदर मैग्नेट लेट अस से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी I1 है, इसका अभी भी I2 है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी I1 प्लस I2 ही आएगा, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लाइक मास। अगर एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट को रखोगे और ऑब्जेक्ट का ओरिएंटेशन बदल दोगे तो इससे मास में तो चेंज आएगा नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड ही होने वाला है। पहले वाले का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा राइट में, और दूसरे वाले का मैग्नेटिक मोमेंट साउथ टू नॉर्थ जाएगा लेफ्ट में। तो इस सेटअप में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट तुम लोगे वो m1 माइनस m2 आएगा। इट डिपेंड्स अपॉन कौन सा बड़ा है, अगर m1 बड़ा है तो m1 माइनस m2 और नेट मैग्नेटिक मोमेंट राइट में रहेगा, एंड m2 बड़ा रहेगा तो m2 माइनस m1 कर लेना, एंड देन द नेट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी ऑन द लेफ्ट। बट तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे सेटअप में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। नाउ सी द मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर। अगर तुमने ऐसा या ऐसा सेटअप नहीं, बट इन जनरल ऐसा सेटअप ले लिया जिसमें मान लो एक मैग्नेट यहां पर है और दूसरा मैग्नेट यहां पर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टिल विल बी I1 प्लस I2 ओनली, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट्स लाइक मास ओनली। लेट्स से ये तुम्हारा साउथ और ये नॉर्थ पोल, तो पहले का मैग्नेटिक मोमेंट इधर गया m1, और दूसरे वाले के लिए ये साउथ और ये नॉर्थ, और उसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ गया, एंड दीज आर वेक्टर्स, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी अ वेक्टर सम ऑफ m1 एंड m2 गिवन बाय m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। ये फॉर्मूला हमने वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है कि दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट लेना है तो ये तुम्हारा फॉर्मूला रहेगा। तो दोनों मैग्नेटिक मोमेंट का जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय दिस फॉर्मूला, वेयर थीटा ऑफ कोर्स इज द एंगल बिटवीन m1 एंड m2। तो ये थोड़े बहुत वेरिएशंस आ जाते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, बट मेन यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल फील्ड।
इस मैग्नेट के लिए कुछ और फॉर्मूले है, इसको डायरेक्टली मेमोराइज कर लेना है तुम्हें. सो लेट्स इरेज ऑफ दीज एक्स्ट्रा थिंग्स. ये m को भी इरेज कर लो, इसको o मैं लिख लेता हूँ यहीं पर, एंड 2l है, इसको याद रखना. The horizontal line over here, this line is called axis of the bar magnet. If you just draw a vertical line from the center, this line is called equator. And let us say I am taking a random point over here at a distance of small r from the center of the bar magnet. And ये जो line है, let's say this is point P. So the line OP, let us say it makes an angle of theta with axis of the bar magnet. So B at any random point, इस पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए ड्यू टू द बार मैग्नेट, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन बनेगा, इसका फॉर्मूला इट इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाई आर क्यूब इंटू रूट ओवर 3 cos square theta plus 1. All these formula are actually the same formula that you had done in electrostatics. Electrostatics में जब भी हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, तो उसमें तुम्हारा E का जो फॉर्मूला था, it was K P by R cube and root over 3 cos square theta plus 1. ये exactly same फॉर्मूला है, because इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कांस्टेंट अगर K था, तो मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई. तो K का जगह ले लिया म्यू नॉट बाय 4 पाई ने. P was the electric dipole moment, जो यहाँ पर हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. नीचे तुम्हारे डिस्टेंस का क्यूब था, वो यहाँ पर भी आ गया, और ये वाला टर्म भी एज इट इज अपीयर हो गया. So all formula that you do in magnetism are actually already done once in electrostatics when we were doing electric dipole moment. ये भी सारे फॉर्मूला, ये जो टाउ इक्वल टू एम बी है, वहां पर टाउ बार का फॉर्मूला वॉज पी बार क्रॉस ई बार. तो ये भी सब सिमिलर फॉर्मूले हमने वहां पर किए ही थे. इफ यू हैव डन दैट, आई एम श्योर यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इट. एंड नहीं किया है तो अभी से बता के रखता हूँ कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल करोगे तभी वो सारे फॉर्मूले इनके साथ काफी सिमिलर होंगे. सो या ये बी का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है. नाउ दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ शॉर्ट डाइपोल. शॉर्ट डाइपोल मतलब ये जो L था, this L should be much lesser than the distance that you are taking. So this is applicable only when R is much greater than L. So yeah, keep that exception in mind when you apply this formula. तो शॉर्ट डाइपोल तुम्हारे लिए कहना जरूरी है. अगर क्वेश्चन में बोला है शॉर्ट डाइपोल है, तो ये सारे फॉर्मूला यूज कर पाओगे. अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं है तो कुछ और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. इफ यू ट्राई टू फाइंड बी एट एन एक्सियल पॉइंट, अगर एक्सिस देखोगे एंड पॉइंट पी मान लो एक्सिस पर आ गया, तो ये थीटा जो रहेगा वो जीरो रहेगा. तो थीटा को जीरो डाल दो, तो कॉस थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 1, 3 into 1 is 3 and 3 plus 1 is 4 and root 4 आएगा 2. तो बी एट एन एक्सियल पॉइंट, दिस विल बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2m बाय आर क्यूब. एंड अगर बी पूछ लिया इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर पॉइंट पी अगर इक्वेटर पर आ गया तो थीटा को 90 डालेंगे, फिर कॉस थीटा जीरो होगा, 3 into 0 0 आएगा, प्लस 1 मतलब टोटल आ जाएगा रूट 1 एंड रूट 1 इज 1 ओनली. तो बी एट द इक्वेटर का सिंपल फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू एम बाय आर क्यूब. ये दो फॉर्मूला तो चलो ठीक है बना लेंगे, बट मेन ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना. तो बाकी अगर थीटा का अगर कोई और वैल्यू आ गया, तो ये फॉर्मूला यूज करके तुम उस पोजीशन का बी निकाल पाओगे. एंड एक्सिस एंड इक्वेटर का फॉर्मूला बेसिकली इसमें से ही आता है. सो या रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड yeah, we can move on to the next topic. So the name of the topic is angle of dip. If this is the earth and this is the equator, तो ये वाला जो रहेगा that is the north pole of earth and this is the south pole of earth. Now this is the geometric north and this out here is the geometric south pole of earth. But it so happens that geometric north of earth is the magnetic south and the geometric south of earth is like the magnetic north. मतलब अर्थ को अगर एक मैग्नेट की तरह कंसिडर करोगे तो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे रहेगा और साउथ पोल ऊपर रहेगा. लेकिन मैग्नेट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाते हैं. तो अर्थ के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां अपने मैग्नेटिक नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक साउथ की तरफ चले जाएंगे.
मतलब ज्योमेट्रिक साउथ से निकलकर ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाते हैं फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखता है। नाउ दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज गोइंग टू लुक लाइक। मतलब मान लो एक पर्सन अगर यहां पर खड़ा है, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ सरफेस tangential टू द स्फीयर एट दिस पॉइंट। ये टेंजेंट जो रहेगा ये तुम्हारा सरफेस का डायरेक्शन हो गया। एट दिस पॉइंट इफ यू सी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इट इज इन सम अदर डायरेक्शन। इसके बीच में दिस इज नॉट पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, मतलब इट माइट लुक अ बिट पैरेलल बट you can clearly see that these lines are not spherical in shape। मतलब थोड़ा और देखोगे तो you can take a look at let's say this point। यहाँ पर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया, whereas यहाँ पर अगर एक पर्सन खड़ा होगा तो उसके लिए सरफेस का डायरेक्शन यहाँ पर है। सो दिस इज द सरफेस एंड दिस इज वेयर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल रहेगा दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। इसको थोड़ा अगर बेटर वे में बनाते हैं तो एंगल ऑफ डिप ड्रॉ करने के लिए इट्स लाइक दिस। एंगल ऑफ डिप at a certain location on the earth, if this is the surface, so magnetic induction is not going to be parallel to the surface, it is going to have some direction with the surface। it can be going up or it can be going down also। okay, if it's going up तो ये जो direction है इस direction का angle with the horizontal मतलब with the surface of the earth is what you call angle of dip। even if you take B going in the downward direction at a certain location, अगर B जो है वो इस direction में गया तो you can just continue that direction like this and then this angle which you get, the acute angle you get over here is what you call the angle of dip। so angle of dip मतलब अर्थ के ऊपर कोई भी लोकेशन पे अगर खड़े रहोगे तो एंगल बिटवीन अर्थ्स magnetic field at that location with the surface। तो ये हो गया तुम्हारे एंगल ऑफ डिप का बेसिक डेफिनेशन। सो एंगल ऑफ डिप मान लो ये तुम्हारा बी बार का डायरेक्शन था, यू कैन इरेज दिस डायरेक्शन, इसको भी इरेज कर लो। सो या if this was the direction of earth's magnetic field at a certain location, इस बी बार के तुम दो कंपोनेंट्स निकाल पाओगे। you can take one horizontal component and with theta जो भी component रहता है that is b cos theta, we call this component bh and then you can take a vertical component and opposite to theta जो भी component आ जाएगा that is sin theta। so b bar का इस तरफ का जो component रहेगा that will be b sin theta and we can call it bv। यहाँ पे एक basic definition तुम दे पाओगे which is tan theta। so tan theta if you complete this triangle over here दिस इज बी एच और बीवी को ट्रांसलेट करके तुम यहां पे भी रख पाओगे तो ये आ जाएगा बी वी। सो टैन थीटा इज बी वी अपॉन बी एच। सो बी वी अपॉन बी एच इज टैन थीटा एंड एक्चुअली अगर बी वी को डाल दोगे बी साइन थीटा और बी एच को डाल दोगे बी कॉस थीटा तो ये भी टैन थीटा ही आएगा। सो ये एक लिखने का तरीका होता है एंगल ऑफ डिप। एंड कंटिन्यूइंग विथ दिस कॉन्सेप्ट, there is something called apparent angle of dip। so you have to understand something called magnetic meridian। magnetic meridian is a plane passing through north and south pole। so अगर इस डायग्राम पर वापस आ जाओगे, पर्सन हमने यहाँ पे खड़ा किया था। लेट्स जस्ट ड्रॉ हिम एट अ बेटर प्लेस सो दैट आई कैन शो यू प्रॉपरली व्हाट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज। सो या ये फील्ड लाइंस भी रब कर दो एंड या लेट अस से वी हैव अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर। नाउ इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग हियर यू कंसीडर अ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू द पर्सन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो ये जो प्लेन रहेगा फॉर द टाइम बीइंग फॉर दिस लोकेशन, इस पर्सन के लिए ये प्लेन हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल को ज्वाइन करने वाला एक सिंगल लाइन रहेगा एंड फ्रॉम अ सिंगल लाइन देयर कैन बी इन्फिनिट प्लेन्स दैट कैन पास। तो इस लोकेशन के लिए दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। बट इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर
तो अभी जो मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा, दैट मैग्नेटिक मेरिडियन हैज टू बी अ प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड द पर्सन ऑल्सो. सो अब जो मैग्नेटिक मेरिडियन बनेगा वो ये वाला बनेगा फॉर द पर्सन स्टैंडिंग ओवर हियर. द डायग्राम्स कैन नॉट बी ड्रॉन एक्यूरेटली बिकॉज तुम्हें 3D में इमेजिन करना पड़ेगा. आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल. So yeah, please try to understand what I'm saying. That magnetic meridian matlab it is a plane that should contain the person, the north pole and the south pole. So मान लो हम किसी लोकेशन पर अभी है एंड इस लोकेशन पर मैग्नेटिक मेरिडियन यहां पर है. सो दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो अर्थ का जो मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा, अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन रहेगा इट विल बी इन द मैग्नेटिक मेरिडियन ओनली. बिकॉज आई सेड कि सारे जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स मतलब द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कमिंग फ्रॉम साउथ पोल एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड दैट इज हैपनिंग ऑल थ्रू आउट दैट स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. तो जो भी लोकेशन तुम लोगे, मैग्नेटिक मेरिडियन जो भी रहेगा, it is in the magnetic meridian only that the magnetic lines of force of earth are going to lie. So magnetic meridian में earth के magnetic field का direction आएगा. So let us say this is B bar, that is the direction of the magnetic field of the earth. ये तुम्हारा horizontal है. So horizontal के साथ जो B bar का angle बनेगा, this will be the angle of dip. You can call this as BH, which is B cos theta. And this is the vertical component of Earth's magnetic field, BV, and that will be B sin theta. Now take a plane which is at a certain angle to the magnetic meridian. I am taking a plane over here. ये वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एक एंगल बनाएगा विच इज अल्फा. सो इफ दिस एंगल इज अल्फा, इधर और इधर के बीच में भी जो एंगल आएगा दैट विल बी अल्फा ओनली. सो मान लो ये पर्सन यहां पर है एंड फॉर द पर्सन दिस प्लेन ऑफ द स्क्रीन इज द मैग्नेटिक मेरिडियन. अगर स्क्रीन का प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है तो पर्सन अपने से एक प्लेन इस तरफ भी देख पाएगा. A person can have a plane in this direction also, and this direction or this plane does not contain the north pole and south pole. तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन था और ये वाला प्लेन इट इज एट अ सर्टेन एंगल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. तो इस तरीके से तुम काफी सारे प्लेन्स ले पाओगे. सो आई हैव टेकन करंटली अ प्लेन ओवर हियर व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ अल्फा टू द मैग्नेटिक मेरिडियन. जो बी बार अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में बन रहा था, इसका प्रोजेक्शन हमें लेना है हमारे गिवन प्लेन में. तो इस प्लेन में बी बार का जो प्रोजेक्शन आएगा, लेट अस से द प्रोजेक्शन ऑफ बी बार इन आवर प्लेन इज समवेयर ओवर हियर. लेट्स कॉल इट B1 बार. B1 बार के लिए जो एंगल ऑफ डिप बनेगा इस प्लेन में दैट इज कॉल्ड थीटा डैश, एंड दिस थीटा डैश इज व्हाट वी कॉल अपैरेंट एंगल ऑफ डिप. एंड अपैरेंट एंगल ऑफ डिप का ही फॉर्मूला हमें फाइंड करना है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में. सो अपैरेंट एंगल ऑफ डिप अगर देखोगे तो इसके लिए मुझे B1 बार का ये वाला कंपोनेंट लगेगा. ये वाला जो कंपोनेंट है इट इज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था दैट इज BH cos थीटा का अल्फा के एंगल पे क्या कंपोनेंट आएगा वो. सो अगर ये तुम्हारा BH था तो टुवर्ड्स अल्फा BH का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी BH cos अल्फा. एंड BH खुद इसे हम लिखेंगे एज B cos थीटा, बट वी विल राइट इट लेटर. सो B बार के लिए उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो कंपोनेंट हमारे प्लेन में आया दैट इज BH cos अल्फा. एंड व्हाट अबाउट द वर्टिकल कंपोनेंट? अगर ये B बार था तो वर्टिकल कंपोनेंट BV था, बट हमने जो प्लेन लिया ये BV उस प्लेन में भी लाई करता है. तो B बार का वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में BV था तो हमारे कंपोनेंट में भी वर्टिकल कंपोनेंट BV ही आएगा which will be later on written as B sin theta. So now in our plane B1 बार जो है, B1 बार is actually the resultant of BH cos alpha and BV. तो अगर tan थीटा हमें लिखना है tan थीटा डैश, तो tan थीटा डैश का जो फॉर्मूला आएगा tan थीटा डैश, जैसे यहाँ पे tan थीटा was the vertical component upon horizontal component, वैसे यहाँ पे tan थीटा डैश जो है that will be the vertical component BV divided by the horizontal component BH cos alpha.
फाइनली बीवी अपॉन बी एच, बीवी को डालना था बी साइन थीटा, बी एच को डालना था बी कॉस थीटा, सो बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, बी कट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बनेगा टैन थीटा, तो बीवी अपॉन बी एच यू कैन स्ट्रेट अवे पुट इट एज टैन थीटा, और ये हमने यहाँ पे पहले लिख भी लिया था, सो इतना लंबा नहीं करोगे तो सीधा इसको टैन थीटा भी डाल पाओगे, सो टैन थीटा डैश इज टैन थीटा बाय कॉस अल्फा, एंड ये तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा फॉर अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। तो यहां पर थीटा डैश अगर कहूं तो थीटा डैश इज द अपेरेंट एंगल ऑफ डिप, थीटा इज व्हाट वी कॉल ट्रू एंगल ऑफ डिप, ट्रू एंगल ऑफ डिप, और ट्रू एंगल ऑफ डिप अगर बनेगा तो ट्रू एंगल ऑफ डिप, नोटिस करो ट्रू एंगल ऑफ डिप मैग्नेटिक मेरिडियन में ही बनेगा, एंड देन अल्फा वाज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द गिवन प्लेन। तो अल्फा का वैल्यू लाइक आई सेड इट्स द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द गिवन प्लेन, वो अल्फा तुम यहां यूज करोगे इन प्लेस ऑफ कॉस अल्फा, तो इस फॉर्मूला से तुम्हें मिलता है फाइनली अपना अपेरेंट एंगल ऑफ डिप। ये एक फॉर्मूला तुम्हें ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर एक बहुत स्पेसिफिक न्यूमेरिकल है जो नीट के एग्जाम्स में आ गया था, एंड फॉलोड बाय मतलब किसी आगे के ईयर में वो जेडबल मेंस में भी आया था। सो द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, फाइंड रिलेशन between theta 1, theta 2 and theta, where theta 1 and theta 2 are apparent angles of dip in two perpendicular planes, and theta is the true angle of dip. ट्रू एंगल ऑफ डिप मतलब थीटा देखोगे तो मैग्नेटिक मेरिडियन में बनेगा। सो अगर ये मान लो तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन है और यहाँ पे तुम्हारा बी बार का डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये थीटा तुम्हारा मैग्नेटिक मेरिडियन में बना, दिस इज योर मैग्नेटिक मेरिडियन, यू हैव टू टेक वन प्लेन ओवर हियर। इस प्लेन में अगर बी बार का प्रोजेक्शन ले लोगे तो बी वन बार कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये जो एंगल बना दिस विल बी थीटा वन, इट इज बीइंग मेड इन द फर्स्ट प्लेन, लेट अस से ये वाला प्लेन इट इज एट एन एंगल अल्फा, एंड उन्होंने बोला थीटा वन एंड थीटा टू दीज आर अपेरेंट एंगल्स ऑफ डिप इन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स, मतलब इस प्लेन से परपेंडिकुलर मुझे एक और प्लेन लेना पड़ेगा, लेट अस से आई एम टेकिंग द प्लेन ओवर हियर, ओके, सो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, मतलब अगर ये वाला एंगल इट इज अल्फा तो ये जो एंगल यहां पर बनेगा दिस विल बी 90 माइनस अल्फा, और इस प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप आएगा दैट विल बी थीटा टू। तो यहां पे सीधा तुम फॉर्मूला बना पाओगे, और tan थीटा वन मतलब फर्स्ट प्लेन में जो एंगल ऑफ डिप आया उसका फॉर्मूला बनेगा tan थीटा बाई कॉस अल्फा, बिकॉज अल्फा वाज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस प्लेन, एंड फॉर द सेकेंड प्लेन tan थीटा टू अपेरेंट एंगल ऑफ डिप है, दैट विल बिकम tan थीटा अपॉन कॉस ऑफ, अब देखो इस प्लेन सेकेंड प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है इट इज 90 माइनस अल्फा, तो कॉस ऑफ हमें लेना होगा 90 माइनस अल्फा, नाउ कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, तो सेकंड इक्वेशन बना tan थीटा टू इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन नीचे आ जाएगा साइन अल्फा। अब रिलेशन कुछ ऐसा था, मतलब रिलेशन चाहिए था थीटा वन थीटा टू और थीटा के बीच में, मतलब अल्फा का टर्म एलिमिनेट करना है, क्लियरली कॉस अल्फा और साइन अल्फा मिल गया, तो वी कैन यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर अल्फा tan थीटा टू इज tan थीटा बाई साइन अल्फा, साइन अल्फा इधर ले ले, tan थीटा टू यहां पे ले ले, तो साइन अल्फा इज tan थीटा अपॉन tan थीटा टू, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा टू, प्लस सिमिलरली कॉस अल्फा को यहां पर लेना है, tan थीटा वन नीचे ले लेंगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा वन, और स्क्वायर करके ये मिल जाएगा इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा दोनों में से कॉमन ले लो, उसको राइट में ले लोगे तो राइट में आएगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, एंड 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा मतलब cot स्क्वायर थीटा, यहां पर बचेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा टू, सो दैट इज cot स्क्वायर थीटा टू, प्लस यहां पर बचेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा वन विच इज cot स्क्वायर थीटा वन, तो ये तुम्हारा फाइनल रिलेशन हो गया बिटवीन थीटा वन थीटा टू एंड थीटा। ये एक लाइक आई सेड न्यूमेरिकल था जो एक बार नीट के एग्जाम्स में आया था, एंड इट वाज फॉलोड बाय मतलब ये सेम न्यूमेरिकल आगे के किसी ईयर में जेडबल मेंस में भी आया था।
तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। थोड़ा टर्मिनोलॉजी उन्होंने चेंज किया रहेगा, बट बाय एंड लार्ज क्वेश्चन जो था वो यही था। सो ये वाला कैलकुलेशन भी समझ के रखना। इट वाज अ सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ apparent एंगल ऑफ dip. So yeah, that's it with this concept, and we can move on now to the next topic. Next is the concept of magnetic moment of an electron. So consider a nucleus, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. सो दैट्स द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज फ्लोइंग और इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, करंट का डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So if electron is moving in this direction, the flow of current is going to be in this direction. So current का flow इस तरीके से रहेगा. अब राइट हैंड थंब रूल ऐसा कहता है कि थंब रखना होगा करंट के डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्ड फिंगर्स, बट इन्हें अगर एक्सचेंज करेंगे तो चलेगा. सो वी कैन कीप फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर हम राइट हैंड के फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, so take the fingers of your right hand and curl them in the direction of current, which is this direction. तो जो thumb आएगा, the thumb will open up in the downward direction. तो इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ जनरेट होगा. दिस इज एम बार, और एम बार का जो फॉर्मूला है, अगर एक करंट कैरिंग लूप था तो करंट कैरिंग लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला NIA था. सो इस सेटअप में मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ टर्न्स, बिकॉज इट इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन दैट इज फ्लोइंग इन द एंटायर सर्किट, एंड किसी एक वायर का हमने मल्टीपल टर्न्स लिया नहीं है, तो नंबर ऑफ टर्न्स सीधा आ जाएगा 1. करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. अब एक पूरा सर्कल खत्म करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जब एक पूरा सर्कल खत्म करेगा, तभी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो फ्लो किया रहेगा इस सर्किट में. सर्किट नहीं है, आई नो इट इज अ लूप, बट थिंक ऑफ इट एज अ सर्किट. तो इलेक्ट्रॉन का जो भी चार्ज है, दैट इज द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट, एंड द टाइम फॉर विच द चार्ज फ्लोज इज द टाइम फॉर विच टाइम विच इज टेकन फॉर कंप्लीटिंग द एंटायर सर्कल. तो जो चार्ज फ्लो करेगा दैट विल बी E, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज -1 इंटू 10 पावर, सॉरी -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, बट कैलकुलेशंस के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, सो दैट विल बी ओनली 1.6 इंटू 10 पावर -19. तो E मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, करंट आई सेड वाज चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड जो टाइम लेंगे दैट टाइम इज द टाइम नीडेड टू कंप्लीट एन एंटायर सर्कल. टाइम नीडेड टू कंप्लीट एन एंटायर सर्कल इज गिवन बाय 2 pi r upon v, बिकॉज टाइम का जो फॉर्मूला रहेगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. द डिस्टेंस कवर्ड इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट विच इज 2 pi r, एंड v मतलब इलेक्ट्रॉन के मूव होने का लीनियर वेलोसिटी, इनटू हमें करना था एरिया. अगर ये पूरा सर्कल देखोगे तो इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर. सो इनटू कर लेंगे एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर. सिंप्लीफाई द होल थिंग, 1 into anything is the same thing only, so लिखा नहीं लिखा एक ही बात है. This v is going to come up, so you have EV upon 2 pi r multiplied by यहाँ पर pi r square. So you can cancel a pi up and down, you can cancel an r up and down, and यहाँ पे सिर्फ r बचेगा. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया EVR upon 2. इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m के साथ. यहाँ m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला बनेगा, सी इफ यू लुक एट इट केयरफुली, इट इज E अपॉन 2m इंटू mvr. सो E अपॉन 2m इंटू mvr, but mvr is the formula for angular momentum. So if mvr becomes the angular momentum, we represent it with the alphabet L. So L is angular momentum of electron, एंड एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है इट इज mvr. सो यहां पर जो mvr था इसे हम L लिख लेंगे, सो वी गेट E by 2m into L, एंड m bar एंड L bar वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे तो m bar becomes E by 2m into L bar. So yeah, that's the relation between magnetic moment of electron and angular momentum of electron. E by 2m is called gyromagnetic ratio. अब मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इट इज -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम. अगर सब मैग्नीट्यूड में हम देखते हैं तो चार्ज में माइनस का साइन लेंगे नहीं, बट यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन कंसिडर कर लेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, तो एम बार और एल बार का जो डायरेक्शन आएगा वो ऑपोजिट आएगा. सो इफ यू सी एम बार इज गोइंग डाउन,
सो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट विल बी गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस को लेके एक कमेंट था, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखोगे तो m विल बी इक्वल टू e by 2m into l, दैट्स रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एंड e by 2m लाइक आई सेड इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब ये जो रिलेशन हमने डिराइव किया ना, इट इज ट्रू नॉट ओनली फॉर एन इलेक्ट्रॉन, इट इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी शेप दैट यू टेक। किसी भी शेप के लिए इन जनरल फॉर एनी शेप, अगर तुम मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ले लोगे तो दैट रेशियो विल टर्न आउट टू बी e by 2m। अब e मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, यहां पर तुम्हें लेना होगा q। q मतलब उस ऑब्जेक्ट का चार्ज डिवाइडेड बाई 2m। 2m मतलब इसमें m मतलब उस ऑब्जेक्ट का मास आ जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट रहेगा। इस फॉर्मूला को कभी कभी न्यूमेरिकल्स में शॉर्टकट की तरह यूज करते हैं, इतना वाइडली यूज नहीं है, बट समटाइम्स या इट कैन बी यूज एज अ शॉर्टकट फॉर सर्टेन न्यूमेरिकल्स। लेट्स कंटिन्यू। देखो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हमने ये पढ़ा कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब भी ऑर्बिट में घूमेगा तब एक मैग्नेटिक मोमेंट आने वाला है। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आया इट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए बिकॉज ये जो मूवमेंट था, ये मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में मूवमेंट था, इसलिए ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जब इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करेगा ऑर्बिट में, तभी वो अपने एक्सिस के अबाउट भी स्पिन करेगा। तो एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग से जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा दैट इज स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। उसका फॉर्मूला है बट वो केमिस्ट्री के सिलेबस में आएगा। फॉर द टाइम बीइंग फिजिक्स में आपने जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, ये मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला हमने बनाया इट इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। So yeah, keep that in mind. So we studied that if there are odd electrons present in the material, तो material में magnetic properties आएगा। So based on whether odd electrons are present or no, we can classify the material as diamagnetic materials. Diamagnetic materials में unpaired electrons नहीं रहेंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल्स एक मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होंगे। इनफैक्ट थोड़ा और स्पेसिफिक होके बोलेंगे तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में देखा गया है दैट दे आर वेरी 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 वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। अगर एक मैग्नेट को लेके जाओगे डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास, मतलब मान लो वुड को अगर एक मैग्नेट के पास लेकर जाओगे, तो प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व करते हैं कि वुड का ना अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा मैग्नेट के साथ, बट एक बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो हल्का सा रिपल्शन होता है। सो फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल्स द मेन कमेंट्स आर देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स। फिर आता है पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इन दोनों मटेरियल्स में ऑड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस रहेगा, सो दे बोथ हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों में ऑड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसीलिए इस तरीके के कॉन्सेप्ट की वजह से एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इन दोनों मटेरियल्स को मिलेगा। सो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आल्सो हैव ऑड इलेक्ट्रॉन्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज काफी सुपीरियर रहेगा कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। इट इज लाइक पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड in an external magnetic field, so they are attracted in a magnetic field, and ferromagnetic materials are strongly attracted in a magnetic field, strongly attracted in a magnetic field। कोई एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रीजन नहीं है कि वाई फेरोमैग्नेटिक विल बी अट्रैक्टेड मोर एंड पैरामैग्नेटिक लेस। बस है कि अगर कोई मटेरियल ज्यादा अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो पैरामैग्नेटिक, एंड कम अट्रैक्ट होगा बट अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो पैरामैग्नेटिक रहेगा। सो पैरामैग्नेटिक का अट्रैक्शन कम रहेगा, फेरोमैग्नेटिक का अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा। व्हाट डिफरेंशिएट्स अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज, अगर तुम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करोगे तो ये मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। मतलब एक्सटर्नल फील्ड में ये दोनों मटेरियल्स मैग्नेटाइज हो जाते हैं, दे गेट मैग्नेटाइज्ड in an external magnetic field, but paramagnetic material gets demagnetized when external field is removed।
वेरएज फेरोमैग्नेटिक रहेगा तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिटेन्स मैग्नेटिज्म even after the external field is removed. तो ये थोड़ा बेसिक डिस्क्रिप्शन था बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक. कुछ और टाइप्स भी होते हैं जैसे फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक वगैरह वगैरह. बट या ऑल ऑफ इट कैन बी डिस्कस्ड लेटर ऑन एट सम अदर टाइम. एंड अगर आपके पास कोई रेफरेंस है जो आप पढ़ रहे हो और इनके डेफिनेशंस आपने पढ़ लिए, ग्रेट. बट फॉर द टाइम बीइंग दीज 3 क्लासिफिकेशंस आर मोर देन इनफ. लेट्स कंटिन्यू. यहाँ पर हमें एक डोमेन थियरी के बारे में डिस्कस करना है. टॉक ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का स्पेसिमेन लोगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में तुम्हें दिखेगा दैट द एंटायर मटेरियल इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सम रीजन्स, और ये रीजन्स को हम कहते हैं डोमेन्स. जैसे इस सेक्शन को देखोगे तो इस सेक्शन में जो भी एटम्स रहेंगे दे विल बी ओरिएंटेड इन अ सर्टेन डायरेक्शन. वैसे ये एक सेक्शन लोगे तो यहाँ के जो एटम्स है दे विल बी ओरिएंटेड इन अ सर्टेन डायरेक्शन. ये जो हर अलग अलग पार्ट है, देखो एटम्स तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ही है, बट इनका ओरिएंटेशन इस तरीके से था, इनका ओरिएंटेशन इस तरफ है. तो हर डोमेन में ये जो एक हमने सेक्शन लिया, एक रीजन, एक ऐसा रीजन जिसमें सारे एटम्स एक सर्टेन ओरिएंटेशन में रहेंगे, उस रीजन को कहते हैं डोमेन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रेन. अब एक डोमेन में सारे एटम्स का ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में है, तो इस डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो भी एक सर्टेन डायरेक्शन में आएगा. इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट किसी और डायरेक्शन में आएगा, इस डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट किसी और डायरेक्शन में आएगा. बेसिकली ऑल ऑफ द डोमेन्स will have some magnetic moment, but all these magnetic moments are going to be oriented in random directions, and that is how a ferromagnetic material is going to look like. अब होगा क्या कि अगर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन सारे डोमेन्स को अलाइन करने का ट्राई करेगा अपने ही डायरेक्शन में. तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ था, अगर एक्सटर्नल फील्ड आ गया तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. वैसे इसका भी जो मैग्नेटिक मोमेंट यहां पर था वो टर्न हो जाएगा इस डायरेक्शन में. सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सारे रैंडमली अलाइंड डोमेन्स को, सारे जो रैंडमली अलाइंड डोमेन्स मतलब जो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स रैंडम डायरेक्शन में थे, उन सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स को अपने डायरेक्शन में लेकर आने का ट्राई करेगा. सो दैट इज हाउ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये सारा थियरी काम करेगा. इट इज वेरी क्लियर कि एक्सटर्नल फील्ड अगर स्ट्रांग रहेगा तो ये मैग्नेटिक मोमेंट्स ज्यादा अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर एक्सटर्नल वीक रहेगा तो ये जो अलाइनमेंट रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा. वी डिफाइन अ टर्म कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. मैग्नेटिक मोमेंट एक डोमेन का यहां पर था, दूसरे का यहां पर था, इन सबका अगर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ले लोगे तो वो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन. आई सेड मैग्नेटाइजेशन जो रहेगा that will be proportional to the strength of the external field, and जो मैग्नेटाइजेशन रहेगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ऐसा इसलिए बिकॉज अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये जो वाइब्रेशन रहेगा पार्टिकल्स का आपस में ये बढ़ जाएगा. मतलब जो अलाइनमेंट तुमने अटेन किया था वो अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा अगर वाइब्रेशन ज्यादा होगा, एंड वाइब्रेशन ज्यादा होगा जब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा. तो मैग्नेटाइजेशन कम रहेगा अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, मतलब इन दो के बीच में जो रिलेशन रहेगा दैट विल बी एन इनवर्स रिलेशन. अगर इन दो को क्लब कर लोगे तो मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू बी एक्सटर्नल अपॉन टेम्परेचर, एंड प्रोपोर्शनलिटी हटा दोगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा. इस केस में इसे सी कहेंगे, एंड दैट सी इज कॉल्ड क्यूरीज कांस्टेंट. तो ये मैग्नेटाइजेशन का एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है. इसके ऊपर भी काफी बार न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, एंड द न्यूमेरिकल्स दैट कम ऑन सच फॉर्मूला आर एक्चुअली वेरी बेसिक न्यूमेरिकल्स. सो या कीप दैट फॉर्मूला इन माइंड. तुम्हें यहां से यूनिट भी मिल जाएगा मैग्नेटाइजेशन का. मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट वाज एम्पियर मीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम का यूनिट विल बी मीटर क्यूब. सो एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, तो मैग्नेटाइजेशन का यूनिट आ जाएगा एम्पियर पर मीटर. We define something called a Curie temperature.
व्हेन आई सेड दैट मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एक बात क्लियर हो चुकी थी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वीक होते जाएगा। तो लेट अस से एट रूम टेम्परेचर अ सर्टेन मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर। अगर आप इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाओगे तो एट सम पॉइंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज गोइंग टू टर्न इनटू अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सो उसी टेम्परेचर को कहेंगे क्यूरीज टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर above which ferromagnetic material becomes a paramagnetic material. So इस टेम्परेचर को हम TC से रिप्रेजेंट करेंगे एंड या दैट्स द डेफिनेशन ऑफ क्यूरी टेम्परेचर। लेट्स मूव ऑन। अभी जो टॉपिक लेना है इट इज एक्चुअली समथिंग रिलेटेड टू अ टोरॉइड। और टोरॉइड हमने पढ़ा था इन द लास्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो सोलोनॉइड क्या था, एक वायर लेना है उसमें करंट आई पास होगा एंड सोलोनॉइड में इस तरीके से कॉइल्स थे, देयर वर मल्टीपल टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड यहां से वो करंट बाहर आएगा और ये पूरा का पूरा जो शेप था इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। मतलब ये कॉइल था, कॉइल को काफी टर्न्स तुमने दे दिए और ये टर्न्स एक के ऊपर एक स्टैक करोगे तो एक लेंथ यहां पर बन जाएगा। सो इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर यू गेट अ सर्टेन शेप एंड दिस शेप वाज कॉल्ड अ सोलोनॉइड। इसी के एंड्स को अगर तुम एक सर्कुलर फॉर्म में टर्न कर दोगे, इफ दिस एंड एंड दिस एंड आर जॉइंड टुगेदर, इसको ट्विस्ट करके, तो ये पूरा का पूरा सिलेंडर एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा एंड दैट फॉर्म दैट शेप इज व्हाट यू कॉल अ टोरॉइड। सो अगर टोरॉइड देखोगे तो इस तरीके से दिखेगा। दिस इज हाउ अ टोरॉइड इज गोइंग टू लुक लाइक। अगर इस टोरॉइड के कॉइल से करंट आई पास होता है तो टोरॉइड के अंदर, इस अंदर वाले रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई, जहां पर एन था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो टोरॉइड के लिए ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई, अगर सेंटर से ये वाला रेडियस हम आर ले लें तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में। सो यही फॉर्मूला का थोड़ा आगे कंटिन्यूएशन करना है। मान लो टोरॉइड के अंदर मैंने एक मेटल का पीस डाल दिया। लेट अस से आई एम पुटिंग अ मेटल रॉड इनसाइड द टोरॉइड। अब रॉड तो स्ट्रेट रहेगा बट सोलोनॉइड भी स्ट्रेट था। सोलोनॉइड को टर्न करके टोरॉइड बनाया तो रॉड को टर्न करके ये अंदर वाला स्पेसिमेन बना लो। सो इस टोरॉइड के अंदर जो अंदर का स्पेस था उसमें मैंने एक मेटल का रॉड भी डाल दिया। अब मेटल का रॉड आने की वजह से देखो करंट आई पास होता है तब मैग्नेटिक इंडक्शन तो आ ही रहा था, बट अगर मेटल रॉड आ गया तो मेटल रॉड मैग्नेटाइज होने की वजह से जो अंदर का मैग्नेटिक इंडक्शन रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। तो अब जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा इनसाइड द टोरॉइड दैट विल बी बी नॉट। बी नॉट मतलब ओरिजिनली जो मैग्नेटिक इंडक्शन था वो, प्लस बी डैश। बी डैश मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मेटल रॉड दैट वी हैव पुट इनसाइड। सो बी का फॉर्मूला बनाना शुरू करेंगे। बी नॉट का फॉर्मूला इज म्यू नॉट एन आई। ऑलरेडी यहां पर भी बी नॉट लिख लेंगे सो दैट इट इज क्लियर कि बी नॉट क्या है। बी नॉट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द टोरॉइड ओनली बिकॉज ऑफ द करंट विच इज फ्लोइंग। सो बी नॉट को लिख लिया म्यू नॉट इंटू एन आई। बी डैश का फॉर्मूला इसको मेमोराइज करना है, दिस विल बी म्यू नॉट इंटू एम जेड। म्यू नॉट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, सॉरी म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ एयर। इसका वैल्यू था 4 पाई इंटू 10 पावर -7। ये वीडियो के स्टार्ट में ही हमने पढ़ा था। एंड एम जेड इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तुम्हारा पहला फॉर्मूला तुमने लर्न किया। बी डैश इज म्यू नॉट इंटू एम जेड। ओके, सो बी डैश इज म्यू नॉट इंटू एम जेड, दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला। एम जेड का भी एक फॉर्मूला तुम्हें लर्न करना है विच इज काई एच। यहां पर एच मतलब एन आई, ये जो एन इंटू आई था इसे हम एच कहते हैं। एच इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और यहां पे जो काई है इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सो ये दो और फॉर्मूला तुमने सीख लिए। एक फॉर्मूला था बी डैश इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू एम जेड। ये मैग्नेटिक इंडक्शन था ओनली बिकॉज ऑफ द रॉड विच इज केप्ट इनसाइड विच इज गेटिंग मैग्नेटाइज्ड। एम जेड वाज मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये फॉर्मूला तुमने यहां पर पढ़ लिया था।
फिर तुमने फॉर्मूला पढ़ा H इज इक्वल्स टू NI, ये तुम्हारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, एंड काई इज द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, एंड mz का फॉर्मूला इज काई इनटू h, ये तुमने फॉर्मूला पढ़ा. सो या यू कैन पुट ऑल दीज थिंग्स इन द इक्वेशन राइट हियर. सो B ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू NI मतलब H प्लस म्यू नॉट mz का फॉर्मूला काई इंटू h. So B becomes, you can pull out a mu naught h common from both the terms, और यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा 1 plus chi. Now this 1 plus chi is what you call relative permeability. Mu r is the relative permeability which is mu for a given material divided by mu naught. ये रेशियो को कहते हैं relative permeability and that is equal to 1 plus chi. This is relative permeability. So when we put 1 plus chi over here as mu r, we get mu naught into h into mu r, but mu r is already mu by mu naught. So B becomes mu naught h into mu r को लिख लिया mu by mu naught, and B का फॉर्मूला mu naught कैंसिल होने के बाद फाइनली ये बन गया mu into h. तो ये तो ठीक है, एक फॉर्मूला है. एक्चुअली इस पूरे डेरिवेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आते हैं, नॉट ऑन दीज फॉर्मूले. ये तो ठीक है, एक फ्लो मैंने बता दिया कि टोरॉइड के अंदर जो फाइनल मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, बट बाय एंड लार्ज आपको जो फॉर्मूला यूज करने को आएगा दे विल बी दीज फॉर्मूले. सो यहाँ पर एक और एडिशनल फॉर्मूला तुमने पढ़ा, दैट द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज गोइंग टू बी गिवन बाय 1 प्लस काई, एंड काई लाइक आई सेड इज मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी. ये काई का वैल्यू बड़ा रहेगा इफ द मटेरियल इज मोर मैग्नेटिक, एंड छोटा रहेगा इफ द मटेरियल इज लेस मैग्नेटिक. सो ये डेरिवेशन तो याद रखना ही है, एंड मेनली ये सारे फॉर्मूले याद रखना. ज्यादा न्यूमेरिकल्स जो आए हैं वो इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आए हैं. जो ससेप्टेबिलिटी है उसके बारे में थोड़ा देख लो. म्यू आर लाइक आई सेड इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी. सो मटेरियल अगर डायमैग्नेटिक रहेगा, फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल म्यू आर इज म्यू बाई म्यू नॉट. देखो मटेरियल अगर डायमैग्नेटिक है तो म्यू का वैल्यू काफी छोटा रहेगा, इनफैक्ट म्यू नॉट का वैल्यू बड़ा रहेगा. तो म्यू छोटा म्यू नॉट बड़ा, तो ये जो रेशियो आएगा वो लेस देन 1 आएगा. तो म्यू आर का वैल्यू विल बिकम लेस देन 1. अगर म्यू आर लेस देन 1 है तो 1 प्लस काई विल बिकम लेस देन 1. 1 को अगर राइट में ले लोगे तो काई जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. सो फॉर अ डायमैग्नेटिक मटेरियल magnetic susceptibility has a negative value. So chi will be negative for a diamagnetic material and chi will be very small. Small इसलिए because देखो मैंने कहा था diamagnetic material is going to be weakly repelled in a magnetic field. अगर repulsion weak है तो जो chi का वैल्यू आएगा वो small आएगा. अगर chi का वैल्यू बहुत बड़ा कर दोगे तो जो repulsion आएगा वो भी strong आएगा. So chi का वैल्यू नेगेटिव है बिकॉज ऑफ रिपल्शन, एंड छोटा है बिकॉज रिपल्शन वीक था. सो ऑन अ सिमिलर थॉट, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करोगे तो इसका म्यू आर ग्रेटर देन 1 आएगा, chi का वैल्यू पॉजिटिव आएगा बट chi का वैल्यू स्मॉल आएगा. इसलिए बिकॉज पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स सी इट्स नॉट अ वेरी वीक रिपल्शन, सॉरी इट्स नॉट अ वेरी वीक अट्रैक्शन, बट देयर इज सम अट्रैक्शन. So attraction in a magnetic field, तो chi का वैल्यू स्मॉल आएगा. I am talking in relative terms, relative to a ferromagnetic material. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए भी म्यू आर का वैल्यू जो है वो 1 से बड़ा ही आएगा, बट chi का वैल्यू पॉजिटिव आएगा एंड लार्ज आएगा. So chi value is large for a ferromagnetic material, and only in comparison to a ferromagnetic material, पैरामैग्नेटिक का chi जो रहेगा वो छोटा रहेगा. बट डेफिनेटली मैग्नेट्यूड में देखेंगे तो इसका काई, पैरामैग्नेटिक का जो काई रहेगा वो डायमैग्नेटिक के काई से मैग्नेट्यूड में काफी बड़ा रहेगा. सो या दिस वाज अ सर्टेन कमेंट ऑन ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. लेट्स कंटिन्यू. द नेक्स्ट इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हिस्टेरेसिस. हिस्टेरेसिस में आप प्लॉट करोगे. On the x-axis you will plot the strength of external magnetic field, and on the y-axis you plot magnetization in the material. So मान लो तुमने इस तरीके का कोई स्पेसिमेन ले लिया, जिस किसी भी मटेरियल का तुमने ले लिया वो स्पेसिमेन तुमने, you have taken the specimen.
तुम एक्सटर्नल फील्ड को स्टार्टिंग में जीरो रखोगे तो मैग्नेटाइजेशन इन द मटेरियल विल आल्सो बी जीरो बिकॉज ऑल द मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर गोइंग टू बी रैंडमली ओरिएंटेड. तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आएगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन भी जीरो ही आएगा. अब तुम एक्सटर्नल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे बढ़ाओगे तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन भी बड़ा होते जाएगा. बट अगर ये मटेरियल कंसिडर करोगे तो इसमें डोमेन्स लिमिटेड है. एक पॉइंट पे तुम मैग्नेटिक बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइन हो जाएंगे फील्ड के डायरेक्शन में. इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर फील्ड को तुम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे तो और ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आने वाला है नहीं, बिकॉज सारे डोमेन्स ऑलरेडी अलाइंड है. तो और ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट आना पॉसिबल नहीं है. So the graph of magnetization versus B external will look like this. If you see initially तुम्हारा magnetization बढ़ा, but at some point you are attaining saturation magnetization. Because at this point सारे डोमेन्स ऑलरेडी अलाइन कर चुके हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तुम्हारा मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन आ चुका है. इसके बियॉन्ड इसको अभी कितना भी बढ़ाओगे तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन उतना ही रहेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ आइटम्स यू हैव इज फिक्स्ड और सारे के सारे अलाइन हो चुके हैं. So yeah, this value you got here is what we call saturation magnetization. एट दिस पॉइंट अगर तुम एक्सटर्नल फील्ड को स्टेज वाइज कम करते जाओगे, अभी एक्सटर्नल फील्ड अगर कम होगा तो मैग्नेटाइजेशन भी कम होते जाएगा. एंड द ग्राफ दैट यू गेट व्हेन यू ट्रेस इट बैक विल लुक लाइक दिस. यू ऑब्जर्व दैट तुमने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाला जब जीरो कर दिया तब मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ. सम मैग्नेटाइजेशन स्टिल रिमेन्ड इन दैट मटेरियल. तो फील्ड को जीरो करके जो रिमेनिंग मैग्नेटाइजेशन रहेगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड रिटेंटिविटी. अब अगर तुम्हें ये मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना है तो एक्सटर्नल फील्ड को तुम स्विच ऑन करोगे बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो नेगेटिव फील्ड अगर तुम अप्लाई करोगे तो ये जो तुमने रिटेन कर लिया था मैग्नेटाइजेशन वो भी तुम्हारा हट जाएगा एंड फाइनली तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा एट सम रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड. तो ये रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड कितना लगा टू मेक द नेट मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू जीरो, दैट वैल्यू इज कॉल्ड कोएर्सिविटी. अब यही चीज अगर दूसरे साइड पे रिपीट करोगे तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन यहां पर भी मिल जाएगा. कॉमन सेंस वाली बात है कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम रहेगा. दिस इज ऑल्सो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन ओनली. वैल्यूज इसलिए सेम थे बिकॉज नंबर ऑफ डोमेन्स तो उतने ही है. तो जब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और मैग्नेटाइजेशन इतना मिला तो दूसरे डायरेक्शन में भी मैग्नेटाइजेशन उतना ही मिलने वाला है. वंस अगेन एक्सटर्नल फील्ड को अगर जीरो कर दोगे तो थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन रिटेन होगा. सेम रिटेंटिविटी विल बी देयर बट इन द ऑपोजिट साइड. एंड एक्सटर्नल फील्ड अभी तुम्हें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा रिटेंटिविटी जो था वो जीरो हो जाएगा. सो दिस विल ऑल्सो बी द सेम वैल्यू कोएर्सिविटी ओनली. एंड इस तरीके का ग्राफ, मतलब वंस अगेन इफ यू कीप इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड तो इस टाइप का ग्राफ तुम्हारा बनेगा बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड एक्सटर्नल फील्ड. तो ये जो ग्राफ है इसे कहते हैं हिस्टेरिसिस ग्राफ. इट इज ऑब्टेन व्हेन यू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज अ मटेरियल. तो या दैट इज हिस्टेरिसिस. ये जो एस वाला शेप बना इसका एरिया देखना होता है. ये एरिया एनक्लोज्ड अगर ज्यादा रहेगा, इफ दिस एरिया इज लार्ज देन देयर आर अ लॉट ऑफ लॉसेस. मतलब लॉसेस विल बी लार्ज एंड लॉसेस रहेंगे हीट लॉसेस. जो एनर्जी लॉस होगा दैट विल बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. सो अगर ये एरिया बढ़ेगा देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग डीमैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजेशन साइकिल. So during magnetization and demagnetization, a lot of energy will be lost in the form of heat if the area is large. Area अगर कम रहेगा तो heat losses भी कम रहेंगे. And area अगर ज्यादा रहेगा then we call it a hard magnetic material. And same चीज अगर area छोटा रहेगा, if this area is less, then heat losses are less during मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन साइकिल्स. एंड इस मटेरियल को हम कहते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल.
सो यस, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का डेफिनेशन या बेसिकली मीनिंग ध्यान में रखना। एंड हिस्टेरिसिस के ग्राफ पे ये जो पॉइंट्स मैंने बताए इनको ध्यान में रखना। इनके ऊपर पुराने पेपर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो या दैट्स अबाउट द टर्म्स। आप जब रेफरेंस बुक्स पढ़ेंगे तभी यहां पर मैग्नेटाइजेशन और बी एक्सटर्नल के बदले कुछ और लिखा रहेगा, बट वो जो भी लिखा रहेगा इन अ वे इट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन एंड बी एक्सटर्नल ओनली. So normally when I look at it like magnetization and B external. But if some other terms are given, do not panic or do not get worried कि ये अलग क्या दे दिया. जो भी terms उन्होंने दिया है, like I said, they are in a way proportional to MZ and B external only. So yeah, that's it with hysteresis, and we can move on to the next topic now. Okay, so in this topic we have to find magnetic moment for some different setups. तो पहला सेटअप, टोटल इसमें 3 सेटअप्स रहेंगे. सो द फर्स्ट सेटअप इज सिंपली अ रिंग. सो यू कंसिडर अ रिंग एंड रिंग का जो टोटल चार्ज है इट इज क्यू. सो द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग इज क्यू. ये रिंग का सेंटर, रिंग का रेडियस आर ले लो एंड लेट अस से द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस. ये रिंग का एक्सिस है एंड द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा. तो रिंग जब रोटेट करेगा तो अ चार्ज इज गोइंग टू स्टार्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन. अगर चार्ज का मूवमेंट रहेगा मतलब करंट फ्लो हुआ है एंड बिकॉज ऑफ अ फ्लोइंग करंट वी आर गोइंग टू गेट अ मैग्नेटिक मूवमेंट. तो मैग्नेटिक मूवमेंट का सीधा सीधा फॉर्मूला था NIA. सो मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम्स नंबर ऑफ टर्न्स 1 रहेगा. द करंट फ्लोइंग इज गोइंग टू बी द फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम, बिकॉज करंट का डेफिनेशन ही वो था, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. सो व्हेन द रिंग इज गोइंग टू टर्न, लेट अस से अगर टोटल चार्ज Q था तो ये रिंग जब भी एक फुल टर्न खत्म करेगा तो द टोटल चार्ज फ्लोइंग विल बी इक्वल टू Q. सो Q अपॉन द टाइम टेकन विल बी टाइम पीरियड फॉर 1 रोटेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा था, तो टाइम फॉर 1 रोटेशन विल बिकम 2 पाई बाय ओमेगा multiplied by area of the ring. Area of the ring is going to be pi r square. So when you simplify the whole thing, the magnetic moment becomes ओमेगा ऊपर चले जाएगा, पाई और पाई कैंसिल होगा, सो यू गेट Q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. तो ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग. सिमिलरली अगर सेकेंड सेटअप देख लोगे तो सेकेंड सेटअप इज अ डिस्क. डिस्क के केस में let us say the entire charge Q is distributed throughout the full area. So the total charge is Q. यहाँ पे सेंटर रहेगा and the radius of the disk is capital R. इस केस में हमें थोड़ा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा. So you take a small ring of thickness dr and radius equal to small r. तो जो रोटेशन होगा, you take the axis of the disk. फिलहाल एक्सिस इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन. इस एक्सिस के अबाउट टर्निंग समझ लो ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से होगा. तो डिस्क का जो मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा दैट विल बी ऑब्टेन्ड एज इंटीग्रेशन dm. dm मतलब मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रिंग वी आर टेकिंग हियर. सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm का फॉर्मूला NIA. रिंग के लिए भी नंबर ऑफ टर्न्स 1 ले लेंगे. I मतलब करंट, करंट मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम. अब रिंग में चार्ज कितना आएगा, तो दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर द डिस्क मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग. तो टोटल चार्ज ऑफ द डिस्क Q पर यूनिट एरिया मतलब पाई r स्क्वायर, ये चार्ज पर यूनिट एरिया फॉर द डिस्क मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग दैट विल बी 2 पाई r dr, 2 पाई स्मॉल r dr. सो ये हमें मिल गया चार्ज ऑन द रिंग. हमें चार्ज नहीं चाहिए था, हमें करंट चाहिए था. दिस मच चार्ज इज गोइंग टू फ्लो इन 1 सर्कल और एक सर्कल के लिए जो टाइम लगेगा दैट विल बी 2 पाई बाय ओमेगा. सो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, नीचे टाइम को डाल देंगे 2 पाई बाय ओमेगा. सो इतना जो पार्ट है दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द करंट एंड फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ एंड एरिया ऑफ दिस रिंग इज पाई r स्क्वायर. सो पाई एंड स्मॉल r स्क्वायर. तो ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कंप्लीट किया दैट इज NIA. लिमिट का जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट रहेगा, अगर रिंग्स लोगे तो स्टार्टिंग में रिंग का जो वैल्यू रहेगा r का वैल्यू दैट विल बी 0 एंड पेरीफेरी तक जाओगे तो जो रेडियस बनेगा दैट विल बी कैपिटल R विच इज रेडियस ऑफ द एंटायर डिस्क. तो ये हो जाएगा 0 से लेके कैपिटल R एंड m का अब जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, स्टार्ट सिंप्लीफाइंग द टर्म्स. ये इनटू पाई r स्क्वायर यहाँ साइड में ही लिख लेंगे सो दैट इट्स क्लियरली विजिबल. इसको थोड़ा इरेज कर लो.
सो या इंटू पाई आर स्क्वायर। सो अब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये पाई और ये पाई कैंसिल होगा, दिस पाई एंड दिस पाई विल ऑल्सो गेट कैंसिल्ड, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, ओमेगा गोज टू द न्यूमरेटर, सो ओमेगा यहां से हटा दो और इंटू ओमेगा हम न्यूमरेटर में ही लिख लेंगे। सो वॉट एवर टर्म्स आर लेफ्ट आर क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर, सो क्यू ओमेगा बाई आर स्क्वायर, और यहां पर बचा स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर क्यूब इंटू डी आर। आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा आर पावर 4/4 एंड द लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। So finally when you put capital R over here, it's r power 4 minus 0 power 4, मतलब r power 4 ही आएगा, that r power 4 gets cancelled with this r square, so final formula आ गया q ओमेगा r square divided by ये 4 बचेगा। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मिला फॉर अ डिस्क which is rotating with a constant angular velocity omega। तो q मतलब डिस्क का चार्ज, ओमेगा मतलब रोटेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी था वो, आर स्क्वायर में आर मतलब डिस्क का रेडियस एंड डिवाइड बाय 4 करके मैग्नेटिक मोमेंट हमें डिस्क का मिल गया। ट्राई द थर्ड वन। इस टाइम एक रॉड ले लेंगे। So let us say the rod is rotating about this axis with an angular velocity omega. The length of the rod is L. अगर इसको मैं x एक्सिस कंसिडर करूं तो ये पॉइंट रहेगा x इक्वल टू 0, लेंथ अगर L था तो ये हो जाएगा x इक्वल टू L/2 और ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस L/2। सो लेट्स टेक अ स्मॉल एलिमेंट ओवर हियर। इस एलिमेंट का थिकनेस इज dx एंड डिस्टेंस फ्रॉम हियर इज इक्वल टू x एंड लेट अस से टोटल चार्ज ऑन द रॉड इज इक्वल टू q। अब टोटल चार्ज Q है, तो जब रॉड इस तरीके से घूमेगा तो इसका भी चार्ज एक, द चार्ज ओवर हियर इज आल्सो गोइंग टू फ्लो इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और क्योंकि चार्ज फ्लो करेगा करंट आएगा, एंड करंट आएगा तो इस सेटअप का भी एक मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। सो द मैग्नेटिक मोमेंट वंस अगेन गिवन बाय इंटीग्रेशन डीएम। इंटीग्रेशन डीएम विल बी एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स वापस हम 1 ले लेंगे बिकॉज कोई मल्टीपल टर्न्स यहाँ पर थे नहीं, तो n इज 1। द करंट दैट वी गेट इज दिस चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसका चार्ज अगर कंसिडर करोगे, सो Q इज द टोटल चार्ज, द एंटायर लेंथ इज कैपिटल L, सो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज Q बाई L इंटू इसका चार्ज आएगा इसका लेंथ। सो व्हेन आई से चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, इट गिव्स मी चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट, और ये चार्ज फ्लो करेगा इन अ कंप्लीट सर्कल। तो फ्लो करने का जो टाइम रहेगा दैट विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। सो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, टाइम को लिख लिया 2 पाई बाई ओमेगा, इससे हमें मिल गया करंट एंड मल्टीप्लाई करेंगे विद एरिया। सो इसका जो एरिया बनेगा दैट एरिया विल बी पाई एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन हैज टू गो फ्रॉम, देखो x जो लिया, x यू विल से इट विल गो फ्रॉम 0 टू L/2, बट इस साइड का रॉड भी तो लेना था। अगर इस साइड का भी रॉड लेना था तो x हैज टू एक्चुअली गो फ्रॉम माइनस L/2 टू प्लस L/2। सो इंटीग्रेशन के लिमिट्स हो जाएंगे माइनस L/2 से प्लस L/2 तक, एंड m का फॉर्मूला अभी देख लो क्या मिला। दिस पाई एंड दिस पाई विल बी गॉन, सो q बाई L, 2 नीचे रहेगा, ओमेगा ऊपर चले जाएगा, सो वी हैव q ओमेगा बाई 2L फ्रॉम हियर। एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा, इसे इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड लिमिट्स आर माइनस L/2 से लेके प्लस L/2 तक। सो मैग्नेटिक मोमेंट बिकम्स Q ओमेगा अपॉन 2L। व्हेन यू पुट L/2 ओवर हियर, एक्चुअली 3 को भी बाहर ले लो, सो Q ओमेगा अपॉन 6L, L/2 का क्यूब करोगे तो L क्यूब अपॉन 8 आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस माइनस L/2 का क्यूब विच इज माइनस L क्यूब अपॉन 8, L क्यूब अपॉन 8 प्लस L क्यूब अपॉन 8 इज L क्यूब अपॉन 4, यहीं पर लिख लेंगे। सो या वी गॉट L क्यूब अपॉन 4। सो L और L क्यूब कटा, ऊपर सिर्फ बचेगा Q ओमेगा L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 4 आर 24। तो ये तुम्हारा फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हो गया फॉर अ रॉड। तो ये कुछ डेरिवेशंस थे फॉर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम बेसिक शेप्स। इतने शेप्स अगर ध्यान में रखोगे तो काफी रहेगा, और डेफिनेटली ये सारे फॉर्मूले अलग अलग शेप्स के लिए तुम डिराइव कर भी पाओगे, बट फॉर द टाइम बीइंग दीस 3 फॉर्मूले आर गुड इनफ। तो ये सारे मेथड्स याद रखना, यू कैन गेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डिफरेंट शेप्स इन दिस मैनर। टेक वन लास्ट टॉपिक इन दिस वीडियो, something called a tangent galvanometer. Tangent galvanometer
देखो गैल्वेनोमीटर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो सर्किट करंट मेजर करने में हेल्प करेगा। टैंजेंट क्यों बोलते हैं ये भी बताता हूँ, बट जो भी सेटअप हम डिस्कस करेंगे इट इज यूज फॉर मेजरिंग द सर्किट करंट। सो लेट अस से वी हैव अ सर्किट हियर and a battery is supplying a current I in the circuit, and ये current I मुझे measure करना है। So we will take a galvanometer and इसका जो coil रहेगा, it's a circular coil. The circular coil is going to be in this manner. The circular coil I am showing is in a plane perpendicular to the screen. मतलब ये coil screen से perpendicular बाहर की तरफ आएगा and it's going in the inward outward direction of the screen only. तो ये current I यहाँ पर आएगा and it will go here, then it will go here, then from here मतलब ये बाहर आएगा स्क्रीन से, फिर ऊपर के पॉइंट पे स्क्रीन के अंदर जाएगा and from behind it will come down and it will again come over here and this entire loop is in the plane of the screen only. अब ये जो प्लेन मैं कंसिडर करता हूँ, लेट्स से दिस इज द नॉर्थ साउथ प्लेन, इट्स द प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड मतलब अगर ये प्लेन नॉर्थ साउथ पोल को कंटेन करेगा तो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन हो चुका है। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। सो लेट अस से बी बार इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ रहेगा। सो एक्स्ट्रा चीजें अबाउट कर लेंगे। इफ दिस वाज द सेंटर ऑफ द कॉइल, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, सो दिस इज वेयर वी हैव बी एच। अब कॉइल में अगर करंट गया, इफ अ करंट आई इज फ्लोइंग इन द कॉइल, देखो तुम्हें अपने कर्ल्ड फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में रखना है। सो कीप योर कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड ओपन योर थंब। तो तुम्हारा थंब ओपन होगा इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर आएगा वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आएगा एंड लेट्स कॉल दैट मैग्नेटिक फील्ड एज बी जी, that is magnetic field for the current galvanometer. Now what we will do is we will keep a compass over here in the horizontal plane. यहाँ पर हमने कंपस रख दिया। कंपस मतलब उसमें एक पॉइंटर होगा and the pointer will respond to the magnetic fields which are being applied to it. So we are taking a compass in a horizontal plane. Horizontal plane मतलब compass is being kept in a plane which is parallel to the surface of the earth. तो अर्थ अगर यहाँ पर है तो उससे पैरेलल हमने एक कंपस लिया और कंपस में एक नीडल रहेगा। द नीडल विल रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड्स दैट आर गेटिंग अप्लाइड ऑन इट। अगर टॉप व्यू में देखोगे तो टॉप व्यू में कंपस इज गोइंग टू लुक लाइक अ सर्कल। ये बी एच तुम्हारा यहां पर आएगा और बी जी तुम्हारा लेफ्ट में गया। लेट अस से इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का रिजल्टेंट यहां पर आया, तो जो कंपस का पॉइंटर है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। इनिशियली व्हेन बीजी वाज नॉट देयर, मतलब कॉइल में अगर कोई करंट नहीं था तो बीजी भी आएगा नहीं एंड सिर्फ बीएच ही रहेगा। तो कॉइल का सॉरी कंपस में जो पॉइंटर है उसका इनिशियल डायरेक्शन विल बी अलोंग बीएच ओनली। करंट आने के बाद एक सर्टेन डिफ्लेक्शन आएगा थीटा। अब कितना डिफ्लेक्शन आएगा तो कितना करंट आएगा वो हमें फाइंड करना है। बेसिक कैलकुलेशन विल हेल्प यू टू फाइंड दैट। ये रिजल्टेंट जो है इट इज फॉर्मिंग एन एंगल थीटा हियर। तो अगर मैं tan थीटा कंसिडर करूं, bg is a vector, you can translate it parallel to itself and keep it over here. So this will also be bg only. I know it doesn't look like that, but that is because ये जो रिजल्टेंट है इसका लेंथ कुछ इस तरीके से आना चाहिए एंड देन bg को जब तुम यहां पे रख दोगे, so now you can say tan theta is bg upon bh. So yeah, tan theta is bg अपॉन बी एच। बीजी का जो फॉर्मूला है, बीजी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द करंट आई। एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो बनेगा इट इज म्यू नॉट एन आई बाई टू आर। तो वो फॉर्मूला बीजी के लिए डाल देंगे। सो वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू बीजी को लिख लिया म्यू नॉट एन आई बाई टू आर इंटू बी एच। म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, एन मतलब इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब जो करंट इसमें फ्लो किया दैट इज द करंट, आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल एंड बी एच मतलब हम जिस जगह पे इस टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को रखेंगे उस जगह पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वैल्यू हमें पहले से पता होगा। सो वी गेट आई इज इक्वल्स टू टू आर बी एच अपॉन म्यू नॉट इंटू एन एंड इंटू tan थीटा। क्योंकि ये सारे वैल्यूज हमें पहले से ही पता थे,
एक सर्टन थीटा पे करंट क्या आएगा वो हम पहले से निकाल सकेंगे। सो लेट अस से ये थीटा अगर 30 डिग्री था तो थीटा को यहाँ पर 30 डाल दो, तो tan 30 का वैल्यू पता है, ये सब भी पता है, तो इस करस्पॉन्डिंग थीटा पे करंट क्या आने वाला है वो हमें पहले से पता था, और वो वैल्यू हम यहाँ पर कैलिब्रेट करके रखेंगे। मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर मिला, तो अगर इसको 5 एम्पियर मार्क करके रखा है, सो करस्पॉन्डिंग मतलब अलग अलग थीटा वैल्यूज पे क्या क्या अलग अलग करंट रहेगा वो पहले से हम यहाँ पर कैलिब्रेट करके रखेंगे। एंड जैसे ही हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, ये पॉइंटर जहां पर भी पॉइंट करेगा हमें सीधा करंट को रीड करने मिल जाएगा। तो यू आर एबल टू डिटरमाइन करंट इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ द गिवन सेटअप। तो ये टैंजेंट गैल्वेनोमीटर का वही काम था कि करंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। एंड टैंजेंट गैल्वेनोमीटर इसीलिए बोला बिकॉज इफ यू रियलाइज आई मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। So because I is proportional to tan theta, tan theta इसलिए इसे कहा था tangent galvanometer. So yeah, that's the concept of tangent galvanometer, and इस setup के help से you are able to determine current in any circuit. So yeah, that's it with all the topics I wanted to cover in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.